एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा, लेकिन किस्मत और मोहल्ले का असर ऐसा पड़ा कि बन गया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन। डोंगरी की तंग गलियों से निकलकर दाऊद ने अपराध की दुनिया में वो नाम कमाया जो आज भी आतंक का पर्याय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोन में, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी सच्ची जुर्म की कहानियां, रहस्यमयी केस और अनसुलझे अपराधों की रोमांचक दास्तानें। अगर आप भी क्राइम स्टोरीज और थ्रिलर में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसका परिवार मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था और बेहद साधारण था। बचपन में ही उनका परिवार मुंबई आ गया और डोंगरी इलाके में बस गया, जो आज भी मुंबई का एक भीड़भाड़ और अपराध प्रवण इलाका माना जाता है। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, यानी एक ईमानदार सरकारी नौकरी में थे। मां अमीना बी घरेलू महिला थी। दाऊद के परिवार में कुल 12 बच्चे थे, जिनमें दाऊद तीसरे या चौथे नंबर पर था। डोंगरी का इलाका 1970 के दशक में अपराध और तस्करी के लिए बदनाम था। शराब, सोना और विदेशी सामानों की तस्करी आम थी। दाऊद ने अपना बचपन इन्हीं गलियों में गुजारा। यहां उसका सामना हुआ तस्करों, स्मगलरों और लोकल गुंडों से, और यही उसके भविष्य की नींव बन गई। उसने स्कूलिंग की शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। सभी रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक होशियार लेकिन शरारती बच्चा था, जो अक्सर स्कूल बंक करके सिनेमा देखने या गलियों में घूमने चला जाता। दाऊद के किशोरावस्था में ही वह स्थानीय अपराधियों के गिरोहों से जुड़ गया। बताया जाता है कि उसका पहला जुर्म छोटी मोटी चोरी से शुरू हुआ। वह पहले स्थानीय बाशु दादा गैंग में शामिल हुआ, फिर खुद की छोटी गैंग बना ली। यहीं से उसका आपराधिक सफर शुरू हुआ। पुलिस में पिता होने के बावजूद दाऊद अपराध की ओर खींचता गया। पुलिस की जानकारी में था कि दाऊद स्मॉल क्राइम्स में शामिल हो चुका है, लेकिन उसके पिता ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की। दाऊद की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी समझ और अपराध की रणनीतियां भी गहरी होती चली गई। 1970 के दशक में मुंबई तस्करी का केंद्र बन चुका था, खासकर सोने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी घड़ियों और शराब की स्मगलिंग। डोंगरी, मस्जिद बंदर और नागपाड़ा जैसे इलाकों में करीमलाला और वरदराजन मुदलियार जैसे बड़े डॉन पहले से राज कर रहे थे। दाऊद ने इन लोगों के बीच रहकर तस्करी के धंधे को नजदीक से समझा और जल्दी ही अपना खुद का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने बड़े भाई शब्बीर कासकर के साथ मिलकर एक अलग गैंग बनाई, जो जल्दी ही अवैध शराब, विदेशी माल और हथियारों की तस्करी में सक्रिय हो गई। 1980 के दशक तक दाऊद और शब्बीर की गैंग का नाम डी कंपनी रखा गया। इस गैंग ने बंदरगाहों पर कंटेनर से माल निकालना, तस्करों को सुरक्षा देना, हवाला रैकेट और नकली नोटों के धंधे, विदेशी मुद्रा की अवैध सप्लाई में गहरी पकड़ बना ली। धीरे धीरे दाऊद ने पुराने डॉनों के इलाके छीनने शुरू कर दिए और उनका नेटवर्क मुंबई, दुबई, कुवैत और कराची तक फैल गया। दाऊद का सबसे बड़ा संघर्ष था करीमलाला के पठान गैंग से। करीमलाला उस समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड किंग था। दाऊद के भाई शब्बीर कासकर को 1981 में अमीनदारा इलाके में पठानों ने दिन दहाड़े गोली मारकर मार डाला। यह घटना दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। इसने उसे अंदर तक झकझोर दिया और उसने शपथ ली कि वह मुंबई के हर पठान डॉन को खत्म करेगा। इसके बाद दाऊद ने खूनी संघर्षों की एक कड़ी शुरू की, जिसमें पठान गैंग के कई बड़े नाम मारे गए। छोटा राजन, अरुण गवली, श्याम सुंदर शर्मा जैसे लोग शुरू में दाऊद के साथ थे और उन्होंने मिलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाया। 1986 में जब पुलिस ने दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू किया, वह दुबई भाग गया, लेकिन वहां जाकर उसने अपने तस्करी नेटवर्क को और भी इंटरनेशनल रूप दे दिया। अब उसका धंधा सिर्फ मुंबई या भारत में नहीं था। दुबई से भारत में सोना और हथियार भेजना, पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई करवाना,
हवाला के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग करना, बॉलीवुड फिल्मों में पैसे लगाना। दाऊद ने डी कंपनी को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट बना दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार उसके खिलाफ केस दर्ज कर रहे थे, लेकिन दाऊद का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वह हर बार बच निकलता। कई बार पुलिस रेड से पहले ही उसे खबर लग जाती थी। वो बॉलीवुड सितारों के साथ पार्टी करता, दुबई में महंगी कारों और आलीशान बंगलों में रहता और वहीं से भारत की गलियों में खून बहवाता। हाजी मस्तान 1960 और 70 के दशक का सबसे बड़ा और स्टाइलिश तस्कर था। वह सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग का बादशाह था। सफेद कपड़े, काली मर्सिडीज, फिल्मी सितारों से दोस्ती और नेताओं से संपर्क, हाजी मस्तान का एक अलग ही रुतबा था। जब दाऊद इब्राहिम किशोर था और डोंगरी की गलियों में छोटे मोटे अपराध कर रहा था, तब हाजी मस्तान जैसे लोग उसके लिए आइडियल थे। कहा जाता है कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार इन तीनों की अंडरवर्ल्ड में तूती बोलती थी और इन्हीं को देखकर दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। हाजी मस्तान ने दाऊद को कभी सीधा समर्थन नहीं दिया, लेकिन दाऊद ने मस्तान के तस्करी नेटवर्क को समझा और उसी मॉडल को अपनाया। बाद में जब दाऊद खुद ताकतवर हो गया, तब हाजी मस्तान ने अपराध छोड़ राजनीति में कदम रख दिया। मान्या सुर्वे अंडरवर्ल्ड का एक अलग चेहरा था। वह पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला और बेहद खतरनाक था। उसने जेल में रहते हुए पूरी गैंग बनाई और बाहर आते ही मुंबई को हिलाकर रख दिया। 1979 से 1982 के बीच मान्या सुर्वे और उसकी गैंग, जिसमें शामिल थे अर्जुन गोविलकर और शेख मुनीर, ने दाऊद की गैंग पर कई हमले किए। कई बार दाऊद के लोगों को खुलेआम गोली मार दी गई। मान्या दाऊद की बढ़ती सत्ता को चुनौती दे रहा था। दाऊद को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने पुलिस से सांठगांठ कर मान्या को खत्म करने की योजना बनाई। 1982 में मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसाक बागवान और एनसिबा कवारी की टीम बनाकर मान्या को वड़ाला में मार गिराया। मान्या की मौत के बाद दाऊद की राह का सबसे बड़ा कांटा हट गया। इसके बाद मुंबई में दाऊद का राज लगभग निर्विरोध हो गया। 1980 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस समय दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी को मजबूत कर रहा था और उसकी नजर हर उस व्यक्ति पर थी जो लड़ने का माद्दा रखता हो। यहीं उसकी नजर पड़ी एक छोटे लेकिन खतरनाक अपराधी पर, जिसका नाम था राजेंद्र निखलजे, जिसे दुनिया आज छोटा राजन के नाम से जानती है। छोटा राजन मुंबई के चेंबूर इलाके का रहने वाला था और शुरुआती दौर में टिकट ब्लैकिंग से लेकर छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन उसका दिमाग तेज और स्वभाव आक्रामक था। दाऊद ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। जल्द ही छोटा राजन ने खुद को साबित किया और दाऊद का दाहिना हाथ बन गया। दोनों मिलकर मुंबई में स्मगलिंग, हवाला, सुपारी किलिंग और वसूली के धंधे को एक सुनियोजित नेटवर्क में बदलने लगे। 1986 में जब दाऊद दुबई चला गया, तब मुंबई में उसके धंधों की देखरेख छोटा राजन की जिम्मे थी। उस समय छोटा राजन का नाम मुंबई में तेजी से फैल रहा था और वह दाऊद का ऑपरेशनल बॉस माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच फासले बढ़ने लगे। दरार की शुरुआत हुई 1993 के मुंबई बम धमाकों से, जिनमें दाऊद का नाम आया। छोटा राजन ने इन धमाकों का विरोध किया और मासूमों की मौत से खुद को अलग कर लिया। छोटा राजन को यह भी खलने लगा था कि दाऊद धीरे धीरे पाकिस्तान के आईएसआई के करीब जा रहा था और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा था। इसके बाद दोनों गुटों के बीच खुले तौर पर दुश्मनी शुरू हो गई। छोटा राजन ने खुद को देशभक्त गैंगस्टर कहना शुरू कर दिया और दाऊद को गद्दार। दोनों के बीच दुबई, मलेशिया, थाईलैंड और नेपाल तक गैंगवॉर होने लगे। कई बार दोनों गैंगों ने एक दूसरे के लोगों को खुलेआम मौत के घाट उतारा। दाऊद ने बैंकॉक में छोटा राजन की हत्या कराने की कोशिश की। 2000 में उस पर हमला हुआ, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन किसी तरह बच निकला। उस घटना के बाद छोटा राजन ने अपने ठिकाने बार बार बदलने शुरू कर दिए और धीरे धीरे माफिया की दुनिया से दूरी बनाने लगा। 2015 में
उसे इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया और भारत लाया गया। दाऊद इब्राहिम, भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन, वर्तमान में पाकिस्तान में छिपा हुआ है। हाल ही में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद और उसके परिवार को कराची से अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। दाऊद 2001 से कराची के क्लिफ्टन क्षेत्र में रह रहा था, लेकिन अब उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे वहां से हटा दिया गया है। दाऊद पर इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2003 में उसे आतंकवादी करार दिया था। इन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण दाऊद अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर निकलते ही उसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ जाती है। 2023 में दाऊद को कराची के एक अस्पताल में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उसकी सुरक्षा के लिए अस्पताल के पूरे फ्लोर को खाली कर दिया गया था और केवल उच्च अधिकारी और परिवार के सदस्य ही उससे मिल सकते थे। दाऊद का नेटवर्क डी कंपनी अभी भी पाकिस्तान में सक्रिय है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में भी दाऊद के नेटवर्क की संलिप्तता की जांच की जा रही है। पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी और गतिविधियां भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। वर्तमान में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा में है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। उसकी गिरफ्तारी और भारत लाने के प्रयास जारी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा उसे शरण देने के कारण यह प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की वो कहानी जो सिर्फ एक डॉन की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की दास्तान है। क्या सच में हम कभी उस दिन को देख पाएंगे जब ऐसे अपराधी कानून के हाथों पकड़ में आएंगे, या फिर यह अंधेरा हमेशा के लिए हमारे शहरों पर छाया रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।